नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर पर नजर रहेगी इस खास बुलेटिन में ग्रेटर नोएडा से जो जुड़ी हुई है, जहां इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे इंडिया वाटर वीक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलने वाला है। कई देशों के कृषि मंत्री शामिल होने की उम्मीद है इस पूरे कार्यक्रम में। दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां गड्ढा मुक्त अभियान को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। 31 अक्टूबर को एक भी रिपोर्ट मंत्री को नहीं मिली, जिससे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद नाराज नजर आए। तीसरी खबर पर नजर रहेगी इस खास बुलेटिन में लखनऊ के मोहनलालगंज से, जहां बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद 26 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सभी को सीएचसी मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया है। चौथी और अंतिम खबर पर नजर रहेगी जो कि गोरखपुर से है, जहां सफाई अभियान में गोरखपुर को प्रथम स्थान मिला है। रुक करते बड़ी अपडेट का लखनऊ से, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 26 लोग। बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद हालत बिगड़ी है। सीएचसी मोहनलालगंज में सभी को भर्ती कराया गया है। मोहनलालगंज उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद सीएचसी पहुंचे, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का हाल जानने पहुंचे हैं एसडीएम। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं सबसे ज्यादा बच्चे। एसडीएम ने बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां मोहनलालगंज एसडीएम हनुमान प्रसाद पहुंचे सीएचसी, जहां अस्पताल में जो भर्ती लोग हैं उनका हालचाल लिया है। एसडीएम पहुंचे और इसके बाद निर्देश भी दिए गए हैं, बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा देखिए फूड पॉइजनिंग का शिकार बच्चे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। बड़ी तादाद में बच्चे अफेक्ट हुए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। 26 लोग देखिए बताए जा रहे हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है। बर्थडे पार्टी थी और इसी दौरान खाने का सेवन करने के बाद बच्चों को, और जो लोग हैं 26 लोग बताए जा रहे हैं जिनको फूड पॉइजनिंग की समस्या सामने आई है, और इसमें सबसे अधिक संख्या जो है बच्चों की है। और इसी के चलते एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और बड़े अधिकारियों ने पहुंचकर मौके पर अस्पताल में जाकर सभी जो मरीज हैं उनका हालचाल लिया है, और साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं कि ठीक तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जो इलाज है वो मुहैया कराई जाए, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही न बरती जाए। इसको लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएचसी मोहनलालगंज अस्पताल में भर्ती लोगों का हाल जानने पहुंचे एसडीएम, और उन्होंने हालचाल लिया है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का लोग शिकार हुए हैं। दरअसल बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टी के दौरान खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी, जिसके बाद आनंद फानन में सभी को सीएचसी अस्पताल में मोहनलालगंज में सभी को भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज फिलहाल जारी है। लेकिन बता दें आपको, बड़ी संख्या में इस दौरान बच्चे क्योंकि बर्थडे पार्टी में शामिल थे, तो बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। बड़ी संख्या निकलकर सामने आई है। 26 लोग बताए जा रहे हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है, और इसमें बड़ी संख्या बच्चों की शामिल है। और इसी को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, अस्पताल पहुंचे, जहां पर सभी जो मरीज हैं उनका हालचाल लिया गया। साथ ही साथ डॉक्टर से अपडेट ली गई कि क्या सिचुएशन बनी हुई है सभी 26 लोगों की, और इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से इलाज में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, उसको लेकर विशेष निर्देश जो हैं दिए गए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए, फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है, बड़ी संख्या में लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, किससे हुई है, क्या वजह रही, किस तरीके से मामला को खंगाला जा रहा है? आपको बता दूं कि लखनऊ का ग्रामीण इलाका है मोहनलालगंज, जहां पर एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। उस बर्थडे पार्टी में शामिल जो लोग थे उन्होंने रात में भोजन भी वहीं पर किया था, जिसके बाद 26 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उनको लखनऊ के मोहनलालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद भी सीएचसी पर पहुंचे हैं, और जो बीमार लोग हैं उनका हाल चाल जाना है। साथ तौर पे जो सीएचसी के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको निर्देश जारी किया है कि सभी को जो है बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। 26 लोग एक साथ बीमार हुए, बर्थडे पार्टी के खाना खाने के बाद ये बीमार हुए। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से एसडीएम भी पहुंचे, बताया जा रहा है बड़ी संख्या बच्चों की है जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है। करीब कितने बच्चे हैं? देखिए, कुल मिला के अगर हम बात करें तो 26 लोग हैं जो बीमार हुए हैं, जिसमें से दर्जन भर बच्चे हैं जो इस बर्थडे पार्टी में शामिल थे, जिन्होंने
खाना वहीं पर खाया था, जिसके बाद उनके पेट में दर्द हुई, वोमिटिंग शुरू हुई और आनन फानन में सभी को जो है सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सीएम खुद वहां सीएचसी पर पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि आप पूरी तरीके से जो बीमार लोग हैं उनको उचित इलाज मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ती है तो बाहर से भी डॉक्टरों की टीम एक तैनात की गई है कि तत्काल प्रभाव से वहां टीम पहुंचाई जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि बर्थडे पार्टी में जो खाना लोगों ने खाया था, क्या उस खाने में कोई समस्या हुई थी या फिर कोई दूसरी वजह रही है, इस पर पूरी जांच पड़ताल जारी है। बिल्कुल नीलेश, देखिए डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मरीजों को देखने के बाद डॉक्टर्स को क्या पता लग पाया है? देखिए, डॉक्टरों का कहना साफ तौर पे है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं 26 लोग, जिनका इलाज लगातार जारी है। हालांकि 26 लोग जो भर्ती हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है और हो सकता है दर्जन भर लोग जो है शाम तक डिस्चार्ज भी कर दिए जाए। जो थोड़ा बहुत बीमार रहेंगे उनको सीएचसी में ही भर्ती करने के निर्देश है। और साफ तौर पे उस हलवाई से भी पूछताछ होगी जिसने पूरा खाना तैयार किया था। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि 26 लोग एक साथ जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। वो भी उस समय हुए हैं जब मौसम पलट रहा है और सर्दी दस्तक दे रही है। ऐसे अवसर पर अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके की कोई घटनाएं सामने नहीं आती है। अमूमन फूड पॉइजनिंग जब होती है तो वो भीषण गर्मी में इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, लेकिन मौसम बदलने के बावजूद अगर इस तरीके की घटना सामने आई है तो जाहिर सी बात है खाना बनाने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा शहर की 10 लाख की आबादी को निशुल्क गंगा जल आपूर्ति का तोहफा मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा गंगा जल की पेयजल आपूर्ति की बड़ी सौगात दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में वाटर वीक का उद्घाटन कर दिया है। ये वाटर वीक 5 दिन तक चलेगा। इसमें देश विदेश के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। नोएडा में गंगा जल आपूर्ति तो काफी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा के बाशिंदे पिछले 17 वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा जल परियोजना से 85 क्यूसेक वाटर ग्रेटर नोएडा के घर घर तक पहुंचेगा। अभी 28 आवासीय सेक्टर तक गंगा वाटर पहुंचा है। मार्च 2023 तक और 38 सेक्टरों तक गंगा वाटर पहुंचेगा। पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक। हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता इस क्षेत्र में जीवन की अनुकूलता को भी उसके नजदीक लेके आया है। और जल की पर्याप्त उपलब्धता आज भी हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर भूगर्भीय जल हो या फिर सरफेस वाटर की उपलब्धता का हो, दोनों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं। एक बड़े भूभाग को वो कवर करती है और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे उनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए
वो हम सबके सामने है। अकेले कानपुर नमामि गंगे परियोजना में हम सबका सौभाग्य है कि मां गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है और उसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो था वो कानपुर था। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। नमामि गंगे परियोजना एक आदर्श उदाहरण हो सकता है अब तक का गंगा की परियोजना को, गंगा की अविरलता और निर्मलता की। रुक करेंगे लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर का, जहां मंत्री जितिन प्रसाद का लोक निर्माण विभाग मुख्यालय का औचक निरीक्षण। मंत्री जितिन प्रसाद के अचानक मुख्यालय पहुंचने से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। मंत्री जितिन प्रसाद का सख्त निर्देश, समय से ऑफिस पहुंचे अधिकारी। औचक निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी पर नहीं मिले हैं, जिसके बाद अधिकारियों के समय से ऑफिस न पहुंचने पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है और इसी के लिए सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं मंत्री की तरफ से कि आगे इस तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। समय से जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, क्योंकि जब औचक निरीक्षण किया गया तो इस दौरान अपनी कुर्सी पर कई अधिकारी नहीं मिले, नदारद मिले, जिसके चलते मंत्री जितिन प्रसाद ने औचक निरीक्षण के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी अधिकारियों को ये सख्त रवैये में ये निर्देश दिए गए हैं कि आगे इस तरीके की हरकत ना दोहराई जाए। अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद ही ज्यादा सीरियस रहें सभी अधिकारी। तो देखिए, अधिकारियों के समय से ऑफिस ना पहुंचने पर नाराज नजर आए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और इस दौरान उन्होंने क्योंकि औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई कि कई ऐसे अधिकारी थे जो अपनी कुर्सी पर नहीं मिले, यानी कि अपने ड्यूटी पर तैनात नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश था कि सभी अधिकारी समय से अपने दफ्तर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी हीला हवाली करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके विभाग के मंत्रियों को छापा मारना पड़ता। आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने विभाग में जो मुख्यालय है लोक निर्माण विभाग का, वहां पहुंचे एकाएक और इस दौरान देखा कि तमाम जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो उपस्थित नहीं थे। निश्चित तौर पर एकाएक जो मंत्री का जो विभाग में पहुंचना, कार्यालय में पहुंचना, कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उनके लिए भी चिंता का विषय हो गया कि आखिर मंत्री को एकाएक क्यों आ गए। निश्चित तौर पर क्योंकि देखा जा रहा है कि जो अधिकारी समय से नहीं आ रहे, उनको लेकर के सरकार काफी सख्त है और समय पर उनको हिदायत दे रही है कि समय से दफ्तर पहुंचे। ऐसे में जब जो मंत्री विभाग के जितिन प्रसाद उन्होंने छापा मारा तो उस दौरान हड़कंप मच गया। हड़कंप तमाम अधिकारी क्योंकि अपनी कुर्सियों पर नहीं थे, जो कहीं ना कहीं मंत्री को नागवारा गुजरा, क्योंकि मंत्री की जो छवि है, जो मंत्री कहते हैं कि उनके जो विभाग में किसी भी तरह का ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही जो काम करने का तरीका है वो अगर गलत है तो उसमें भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ ब्यूरो के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी सैफ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश दिए हैं सख्त रवैये के साथ कि आगे से इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद मंत्री जितिन प्रसाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अपने समय से ड्यूटी पहुंचें और अपने ड्यूटी पर तैनात रहें। ओम प्रकाश, राजभर को बलिया में एक और बड़ा झटका, जहां महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा राजभर ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। पूर्व जिला अध्यक्ष सीमा राजभर ने पार्टी में महिलाओं का शोषण का आरोप लगाया है। सुबह सपा सुप्रीमो पर जिला अध्यक्ष सीमा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह सपा के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा राजभर के आरोप, पार्टी सुप्रीमो के पास महिलाओं को अकेले जाने को कहा जाता है। सुप्रीमो के सामने महिलाओं को आपत्तिजनक शब्दों से बुलाया जाता है।
सुबह सपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, सीमा राजभर की तरफ से ये कहा गया। पार्टी सुप्रीमो समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगी, सीमा राजभर की तरफ से ये बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने एक तरफ गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सुबह सपा में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है और आपत्तिजनक शब्दों से उन्हें एड्रेस किया जाता है। हम एफआईआर ओम प्रकाश राजभर जी, सुनील सिंह प्रवक्ता जी, सुग्रीव राजभर, माइकल राजभर, जो मीडिया जो प्रभारी है ना, जो लिखता है अपने आप को, हम इन चारों पांचों पे हम मुकदमा राधिका पटेल पर हम करेंगे। आरोप क्या होगा? आरोप यही होगा कि महिलाओं का शोषण, तेज तराक जो महिला आती है, काम करना जानती है, जमीनी स्तर पे जो काम कर रही है, जो चेहरा उभर रही है, उसको ये लोग एकदम दबाते हैं, शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। सबसे मेन इसमें की मुखिया है राधिका पटेल और सुनील सिंह प्रवक्ता। ओम प्रकाश राजभर जी क्यों नहीं हम लोगों की बात एक बार फोन करके सुनते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? महिलाओं को अकेले कौन भेजता है मंत्री? सुनील सिंह प्रवक्ता और राधिका पटेल डील करती हैं। राधिका पटेल सुनील सिंह भेजते हैं, फोन करवाते हैं वही। इस पार्टी में सभी को, किसी को सुरक्षा लेके चलना पसंद नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी से जब भी मिलना होगा अकेले मिलना? अकेले मिल सकते हैं आप, सुरक्षा लेके नहीं मिल सकते। क्या है ये सब? किसी के साथ नहीं, किसी के। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर को ये बड़ा झटका लगा है। महिला मोर्चा की सीमा राजभर ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सीमा राजभर ने पार्टी में महिलाओं का शोषण का आरोप लगाया है और इन आरोपों के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। सुबह सपा की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीमा राजभर के बड़े आरोप देखिए निकलकर सामने आए हैं। पार्टी सुप्रीमो के पास महिलाओं को अकेले जाने को कहा जाता है और साथ ही साथ आपत्तिजनक शब्दों से उनको बुलाया जाता है। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही साथ सुबह सपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, इस बात का आरोप भी सीमा राजभर लगाती नजर आई हैं। तो देखिए, इसको लेकर वो जो पूरी लीगल प्रक्रिया है वो भी अपनाना चाहती हैं और इसके लिए वो एफआईआर करना चाहती हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने प्रवक्ता का नाम लिया है, मंत्री का नाम लिया है। अब इस दौरान किस तरीके से इस पूरे मामले पर सुबह सपा का क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा। वो किस तरीके से इस बात को सीरियस लेता है और अपनी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा ये पूरा मामला है जहां पार्टी सुप्रीमो के पास महिलाओं को अकेले जाने को कहा जाता है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ महासचिव अरुण राजभर जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, किस तरीके से सुबह सपा पर बड़े जो हैं आरोप लग रहे हैं, पूरी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, किसी को चिंता भी नहीं है महिलाओं के सम्मान की पार्टी के अंदर। देखिए, जिसका इज्जत नहीं होता है ना, वो आरोप ही लगाने लगता है। और पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सभी वर्ग का और सभी समाज का सम्मान करती है। आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांकें कि जब वो हमारे साथ थे तो हमने सम्मान किया, तब हमारे साथ थे, और जब उनका स्वार्थ कहीं टकराया और वो स्वार्थ में दूसरे के कहने पर या उनके बहकावे में आकर के अगर किसी बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके कहने पर अगर कोई बयान दे रहा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे लोग, आरोप लगाने वाले लोग स्वतः गलत होते हैं, जिनको आज दल के बारे में कुछ पता नहीं है। कौन है सीमा, हम तो नहीं जानते सीमा कौन है। तो जिसको पार्टी खुद नहीं जानती है, अगर वो आरोप लगाए तो वो उसके लिए वो स्वतः जिम्मेदार है कि उसका कहाँ कहाँ गड़बड़ी का कौन क्या किया। देखिए, क्या होता है कि इंसान अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपता है और हम लोग ऐसे लोगों को कभी गंभीरता से नहीं लिए हैं, न लेंगे। समाज में सभी वर्गों को हम सम्मान करते हैं और सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। उसी बलिया में बड़े पैमाने पर महिलाओं का सम्मान हुआ, बड़े पैमाने पर वही लड़की उस मंच पर थी, क्या उस समय सम्मान नहीं हुआ? तो आरोप क्या है कि जब पैसा कोई पा ले रहा है ना, तो मुंह से भकाभक बोलने लग रहा है, तो वो पैसा बुलवा रहा है, उसका चरित्र नहीं बोल रहा है। वो अपने चरित्र पर झांक करके देखें कि उनका चरित्र क्या है, और वो दूसरे के बारे में कहने से पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगावे तो बेहतर होगा। हम ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और ना ऐसे लोगों के बयानों को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने नियत और नीति के आधार पर समाज में हमारे नेतृत्व पर भरोसा करके हर वर्ग का समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है और हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं।
और हम इसी अभियान में आप देखिएगा कि अगले हम 18 तारीख से हम महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। महिला अधिकार सम्मेलन हर मंडल में होगा। तब देखिएगा महिलाओं को कितना सम्मान दिखेगा आपको, और बड़े पैमाने पर दिखेगा। ये नहीं कि 2-4-5 हजार की संख्या, 50,000 1 लाख की संख्या में महिलाएं इकट्ठा होंगी। तो हम लोग हमेशा से जो अभियान चला रहे हैं, इस अभियान से विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं जो वो हमसे परेशान है। तो हमारे नेताओं को पैसा दे करके इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है जनता के बीच में अपनी बात रखना, अपने एजेंडे रखना, अपने नीति और सिद्धांत रखना। हम उसी आधार पर काम कर रहे हैं। और देखिए अरुण जी, उन्होंने प्रवक्ता का भी नाम लिया है, राधिका जी का वो लगातार नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि एफआईआर वो कराएंगी, तो पूरी लीगल प्रोसीजर वो फॉलो करने के लिए कह रही है। देखिए, जिसको जो कराना है वो करावे। हमको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस मसले पर कोई चिंता नहीं है, इस मसले पर कोई गंभीरता नहीं है। हम ऐसे मसलों पर बहुत गंभीरता नहीं लेते हैं। जिसको जो करना है वो करे, और जो पैसा पाया हुआ है वो उसी की भाषा बोलेगा, वो हमारी भाषा नहीं बोले। कल तक हमारे साथ थे तो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, हमारा सब कुछ अच्छा लग रहा था। आज उनको अखिलेश यादव और उनके एंड कंपनी ने पैसा थमा दिया तो वो बोलना शुरू कर दिए। तो ये लोग बिके हुए लोग हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां ये लोग जाकर के जो खेला कर रहे हैं वो पैसा का खेला है, समाज का खेला नहीं है। वो समाज उनको कुछ नहीं दे रहा है, वो पैसे का खेला कर रहे हैं। और उसी आधार पर वो दिखाया जा रहा है कि जितना मोटी रकम मिल रहा है उतना मुंह बोली बोला जा रहा है। तो उनको बोलने दीजिए, जनता फैसला करेगी। आने वाले समयों में समाज के बीच में हम जा रहे हैं। जनता भी, हमने सावधान यात्रा चलाया, पूरे 75 जिले और बिहार के 13 जिलों में कार्यक्रम चलाया। हमें तो ऐसा कोई नहीं दिखा, हर जगह सभी वर्गों को सम्मान हुआ, मंच से लेकर के जनता के बीच तक सम्मान किया गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे सभी छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता को स्वतः माला पहना करके सम्मान किए। ऐसा किसी दल में है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे कार्यकर्ता को मंच पर बुलाकर बड़े मंच पर सम्मान करे? तो जहां लोगों को पैसा मिल रहा है उनको वहां अपमान दिख रहा है कि हमारे यहाँ जहां तक पहले थे वहां अपमान दिख रहा है। जहां पैसा दिख रहा है वहां उनको सही लग रहा है कि हमको पैसा जितना मिलेगा हम उतना बोलेंगे। तो उनको बोलने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप पूरी तरीके से आरोपों का खंडन कर रहे हैं और लीगल प्रोसीजर जो भी होता है उसमें जो भी होगा वो आप लोग की तरफ से देखा जाएगा। लेकिन देखिए, पार्टी में लगातार महिलाओं का सम्मान होता रहे, इसको लेकर सुभा सपा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया जाता है। वो अपने जिक्र तो कर ही रही है, साथ ही साथ सभी महिलाओं को भी उन्होंने लपेटे में लिया है। अगर मैं सम्मान नहीं किया जाता तो पूरे 75 जिलों में हमारे राष्ट्रीय महिला कमेटी की टीम गांव-गांव जाकर के समाज को जगाने का काम किया। देखिए, जो काम करता है ना और जो काम नहीं करता है वो पैसे पर बिक जाता है। तो बिके हुए लोग, अभी और कई चेहरे सामने आएंगे आपको। जितने लोगों को अखिलेश यादव खरीदेंगे, उनकी कंपनी खरीदेगी, उनके नवरत्न खरीदेंगे, ऐसे ही आपके सामने वैसे लोगों के चेहरे आएंगे। वो चेहरे हमेशा बेनकाब हुए हैं और आगे भी बेनकाब होंगे। हमें उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ना हम उससे बहुत चिंतित है। जिसको जो एफआईआर कराना हो, लीगल नोटिस भेजना हो, जो करना है वो करे। हमारे पार्टी के पर कोई सेहत पर कोई असर नहीं है। उनका व्यक्तिगत निजी मसला हो सकता है, उससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कोई मसला नहीं है, न पार्टी इस मसले पर बहुत गंभीर है। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से खंडन उनके आरोपों का कि निराधार हैं उनके आरोप, और इसी के साथ समाजवादी पार्टी सुबह सपा, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अरुण जी खास बातचीत के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा है। मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी के मामले में यह पत्र है। आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने और विक्रम सैनी मामले को लेकर पत्र लिखा गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खां पर कार्यवाही, लेकिन विक्रम सैनी पर क्यों नहीं? एमपी एमएलए कोर्ट से विक्रम सैनी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया, क्या कानून के मामले में व्यक्ति की व्याख्या अलग अलग की जा सकती है? तो देखिए, बड़े सवाल जयंत चौधरी की तरफ से खड़े किए गए हैं सब पूरे मामले पर, जहां उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत आजम खां पर कार्यवाही, लेकिन विक्रम सैनी पर क्यों नहीं हुई है? ये सवाल बार बार वो पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट से विक्रम सैनी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। क्या कानून के मामले में व्यक्ति की व्याख्या अलग अलग की जा सकती है? तो ये पूरा मामले का जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से सजा का जिक्र करें तो आजम खां को 3 साल की सजा हुई है, विक्रम सैनी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है, और इस पूरे मामले पर सवाल जयंत चौधरी खड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।